नमस्कार, शाम 6 बजे हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी में ब्राह्मण जिसके साथ सत्ता उसी के पास, इसी फॉर्मूले के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत ने अपनी चाल तेज कर दी है। देखिए ना, पंडित जी प्रणाम प्रणाम करने सब निकल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन करने की घोषणा कर दी, जिसकी शुरुआत 23 अगस्त से बलिया में होगी। इससे पहले अयोध्या में कुछ दिनों पहले ही बीएसपी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन किया था। ये आप अखिलेश यादव के अपने दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं। संकेत साफ है, पिछले 2 चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी को छप्पर फाड़कर वोट दिया और बीएसपी एसपी के सामने बीजेपी के इसी परंपरागत वोट बैंक को तोड़ने की चुनौती है। और यही वजह है कि अब दोनों विपक्षी दल यूपी में पंडित जी प्रणाम प्रणाम बोल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की इस नई नवेली तस्वीर से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सियासी संदेश का प्रसारण हो रहा है। अखिलेश यादव ने हाथ में भगवान परशुराम की बड़ी सी फोटो थाम रखी है और साथ में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के 5 बड़े ब्राह्मण नेता। इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी कुछ यूं है। दरअसल लखनऊ में अखिलेश से 5 ब्राह्मण नेताओं ने मुलाकात की और उन्हें परशुराम की तस्वीर भेंट की। अब समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली है। ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत बलिया से होगी। बलिया के बाद अलग अलग जिलों में ब्राह्मणों से समाजवादी पार्टी मुलाकात करेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा चुनाव है और उससे पहले हर सियासी दल की कोशिश ब्राह्मण वोट को अपनी ओर करने की है। तभी तो समाजवादी पार्टी अब परशुराम की प्रतिमा भी बनवा रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, क्योंकि 2017 से लेकर और आज लगभग 4.5 पौने साल होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के। ब्राह्मणों को मारा गया, ब्राह्मण समाज का फर्जी एनकाउंटर किया गया, ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी मुकदमे लिखाए गए और जेल भेजने का काम किया गया। हर जगह हत्याएं हुई हैं और किसी को न्याय नहीं मिला है। आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से परेशान है, उपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया। यूपी में विपक्षी दलों को अब लगने लगा है कि जब तक उनके खाते में ब्राह्मणों का वोट नहीं आएगा, उनकी दाल गलने वाली नहीं। यही वजह है कि दलितों की हिमायती माने जाने वाली बीएसपी ने भी चंद दिनों पहले ही अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करके बताया कि उसे दलितों के साथ साथ यूपी के ब्राह्मणों की भी चिंता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। यूपी में ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को इस ब्राह्मण वोट बैंक में सेध लगानी ही पड़ेगी। तभी अब बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी भी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के ताजा ब्राह्मण प्रेम पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। डॉक्टर लोहिया के समाजवाद का दंभ भरने वाली समाजवादी पार्टी आखिरकार अपने जातिवाद के एजेंडे पर फिर उतर आई है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ेगा और विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी राज में यूपी में ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, भगवान परशुराम की जयंती के अवकाश को निरस्त किया गया। हमारे भगवान परशुराम की जयंती के अवकाश को निरस्त किया। भगवान परशुराम को महापुरुष बताया भाजपा सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से पूरा ब्राह्मण समाज बदला लेगा। 2022 में एक भगवान परशुराम का वंशज, भगवान श्री कृष्ण के वंशज श्री अखिलेश यादव के साथ खड़ा होकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। इस बात का संकल्प संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने ले लिया है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 13% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश के 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी को, कांग्रेस को 6%, बीएसपी और एसपी गठबंधन को भी 6% ब्राह्मणों ने अपनी पसंद माना, जबकि अन्य के खाते में बाकी 6% ब्राह्मण वोट पड़े थे। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में सत्ता के लिए ब्राह्मणों का वोट कितना अहम है और वैसे भी सियासी मौसम में जातियों की पहचान वोट मशीन के तौर पर ही बन जाती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यानी खुला खेल शुरू हो चुका है। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं।
अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुधींद्र भदौरिया जी प्रवक्ता बीएसपी के जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर विशाल मिश्रा आरएसएस के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। आज जरा भदौरिया जी से शुरुआत की जाए। क्यों भदौरिया जी, खुला खेल, वोट पड़ेगा जात पर, आप जाति का खुला खेल शुरू हो गया है जी। देखिए आपने देखा होगा, समाजवादियों ने तो हमेशा से नारा दिया है कि समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं और समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। तो विकास सम्मेलन कर लेते, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे यहाँ तो हम सभी जाति को, चूंकि मैं बता रहा हूँ आपको, आगे पूरी बात पूरी कर लूं। अगर आप बनारस से अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो वहां पे ब्राह्मण समाज क्रांतिकारी और सामाजिक समरसता को मानने वाला होता था। अगर आपको याद हो, वहां रामानंद स्वामी होते थे। रामानंद स्वामी के शिष्य कौन थे? कबीरदास जी थे, रायदास जी थे। कबीरदास किस धर्म से आते सबको पता है, लेकिन वो सनातन धर्म की भी बात करते थे। रायदास भी सनातन धर्म की बात करते थे। और रायदास की शिष्य कौन होती थी? मीराबाई, जो क्षत्रिय होती थी, वो भी रायदास को मानती थी। आप सोचिए, वहां बिस्मिल्लाह खां, उनसे सहनाई से वहां पे शुरुआत होती थी। काशी विश्वनाथ के सामने वो अपनी सहनाई बजाया करते थे। लोग कहते थे सुबह हो गई। इसी तरह से वहां पे एक हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, चांद पुतली आज भी वहां पे किस भगवान की, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, शिव की भक्ति गाते थे, कृष्ण की भक्ति गाते थे। ये समरसता माने क्रांतिकारी लोग थे और समरसता समाज। तो समरसता दिवस कर लेते, विकास दिवस कर लेते, एक ही सुर में आप कबीर और फिर ब्राह्मण सम्मेलन की बात कैसे कर सकते हैं? जरा सा समझाइए। तो कबीर क्या कहते थे? कबीर किस चीज के प्रतीक थे, बताइए। वही तो मैं बीजेपी को समझाना चाहता हूं कि आप सनातन धर्म को ही नहीं पहचान पाए। अगर कोई हमारा कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी का कोई ब्राह्मण सम्मेलन करना चाहता है, कोई निषाद सम्मेलन करना चाहता है, कोई राजभर सम्मेलन करना चाहता है, कोई हम अगर ठाकुर सम्मेलन करना चाहते हैं, कोई यादव को अपने लोगों की मीटिंग करना चाहता है, तो मेरे कार्यकर्ता अगर करना चाहता है तो उसका राजनीतिक हवा क्यों बनाया जा रहा है? भाई हर व्यक्ति अपने समाज के लोगों को अपने समाज के बीच में बात करना चाहता है। हम तो सभी समाज की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं मैंने कि यहाँ पे राजभर समाज की मीटिंग नहीं हुई या निषाद समाज की नहीं हुई, या यहाँ पे जन्माष्टमी का हमने यहाँ पे मूर्ति नहीं लगाई, या कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं लगाई, या बजरंगबली की नहीं लगाई, या यहाँ पे राम की मूर्ति नहीं लगाई। हम तो कहते हैं राम जी के साथ सीता जी की मूर्ति लगा दो। अयोध्या का विकास किसने किया? 5 कोसी जो वहां पे बनी वो भी समाजवादी ने बनाया है, जो चेंजिंग वो भी समाजवादी ने बनाया है, वहां पे राम की पौड़ी वो भी समाजवादियों ने बनवाई है। तो मैं तो कह रहा हूँ समाजवादी लोग तो चाहे मथुरा चले जाइए, वो भी समाजवादियों ने विकास किया है। तो समाजवादी तो समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेके चलने वाले लोग हैं। यही तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि समझने को तैयार नहीं है, उसको हमेशा जाति धर्म की राजनीति समझ में आती है। ये नहीं, हम निषाद की मूर्ति लगाने गए तो बोले निषाद की क्यों लगा रहे हो, राजभर की लगा तो राजभर क्यों लगा? अरे भाई कार्यकर्ता लगाना चाहता है, कार्यकर्ता हमारे थे, उनके किसी के फादर है, किसी के दादाजी है, अगर वो अपनी मूर्ति और जैसे जन्माष्टमी की लगाई, वो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने पार्टी को इतना बड़ा किया था। तो हम समाजवादी लोग समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ जाति धर्म की राजनीति के चश्मे से हमारे विकास को देखते हैं। त्रिपाठी, कई सारे ख्याति लब्ध नाम लिए अनुराग भदौरिया जी ने। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद डॉक्टर लोहिया का नाम भी लेंगे, क्योंकि डॉक्टर लोहिया के ही समाजवादी लोहिया जी तो हम लोग हैं ही, लोहिया की क्या जरूरत है उसमें? डॉक्टर लोहिया को याद नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर लोहिया, अब सुन लीजिए भाई अनुराग जी, मैं लोहिया सुनता हूँ भाई आपको, आप तुरंत धैर्य खो बैठते हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम का नाम है। सुनिए मेरी बात सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं डरे त्रिपाठी जी की रेस में पीछे छूट गए हैं? आप सुन लीजिए त्रिपाठी जी, कहीं डर तो नहीं लग रहा कि बीजेपी रेस में पीछे न छूट जाए? रेस में हम जरा रोशनी डालिए। जितिन प्रसाद के आने से भी हम उत्तर ब्राह्मण प्रदेश को रेस में लाना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश को, अंजना जी, हम उत्तर प्रदेश को रेस में लाना चाहते हैं। हमने देखा है 5 साल पहले ही, अभी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई महीना ऐसा नहीं बीतता था जब कहीं जातीय उन्माद न फैलता हो, सांप्रदायिक हिंसा न होती हो। इस उत्तर प्रदेश को जातीय उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा के कुचक्र से बाहर निकाल करके हम लाए हैं। हम उत्तर प्रदेश को फिर जाति के दलदल में फंसने नहीं देंगे। हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की सरकार होती थी तो जातीय जहर बोने का काम करते थे। समाज में किस तरह का विभाजन कर रखा था। उत्तर प्रदेश में बिजली पर चर्चा नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश में चर्चा नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आज हम चर्चा करने देंगे, हम चर्चा हटने नहीं देंगे। हम शिक्षा पर ही चर्चा रखेंगे, तो मंत्री हम ऊर्जा पर ही चर्चा रखेंगे, हम सड़क पर ही चर्चा करेंगे। मंत्री बना रहे हैं कि नहीं इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन प्रसाद जी को? संकेत तो आपको देना है ना, संदेश देना है ना ब्राह्मणों को। बड़े नाराज चल रहे हैं आप लोगों से। कौन लड़ेगा? देखिए पार्टी का अरे हम तो कहते हैं कोई नाराज नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, ये जाति के पिच पर ही खेलते हैं ना, इसीलिए जानबूझ करके पूरे चुनाव को जातीय मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। भदौरिया जी रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिए जाति पर भदौरिया, मिस्टर मिस्टर अनुराग भदौरिया, प्रदेश की जनता जात जमात से ऊपर उठ चुकी है।
अरे भाई बलराम भदौरिया जी, आप लगातार बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे भाई लगातार इतना लंबा बोले हैं ना, थोड़ा सा सुना करिए। उत्तर प्रदेश की जनता अब जाति जमात की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुकी है। हम उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में आज गांवों में बिजली कितनी मिल रही है, हम इस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा में आज हमने क्या परिवर्तन किया है, हम इस पर बात करेंगे। कितनी भी कोशिश करे सपा बसपा कि हम ब्राह्मण सम्मेलन, यादव सम्मेलन, राजभर सम्मेलन और निषाद सम्मेलन, तमाम सम्मेलन करके उत्तर प्रदेश को फिर जाति की आग में झोंक दिया जाए, हम उत्तर प्रदेश में जाति की आग लगने नहीं देंगे। हम उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के इस नारे पर अडिग रहेंगे। ये कितनी भी कोशिश करें समाज में विभाजन की लकीरें खींचने के लिए, अगड़ा पिछड़ा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, कोई भी प्रयोग करें, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास के मुद्दे पर ही बात करेगी। ये करे ना विकास के मुद्दे पर बहस, क्यों नहीं विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं? आज ब्राह्मण इनको दिख रहा है कि रुष्ट हो गया है, कहीं दिखेगा यादव इनका समीकरण बनाएंगे, MY समीकरण बनाएंगे, जय भीम के नारे लगाने लगेंगे। ये सब करने से होगा नहीं। उत्तर प्रदेश अब विकास के मसले पर आगे बढ़ चुका है। 2014 का चुनाव परिणाम देखिए, 2017 का चुनाव परिणाम देखिए, 2019 का चुनाव परिणाम देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की छवि जो लंबे समय तक जाति और जमात की राजनीति की बना रखी थी, अब उत्तर प्रदेश इसके साथ चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश अब रोजगार के संदर्भ में बात करेगा, उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा के संदर्भ में बात करेगा, विकास के मसले पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, निवेश के बारे में बात करेगा। सुधींद्र भदौरिया जी, एक तरफ जय भीम और दूसरी तरफ सतीश मिश्रा जी से ब्राह्मण सम्मेलन, सोशल इंजीनियरिंग का नाम जरूर दे दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स कहलाती है ये। भदौरिया जी, आपकी पार्टी भी देखिए 2022 का चुनाव आ गया है। अंजना जी, आपसे तो मैं लगभग 10 वर्षों से आपके चैनल में और आपके साथ डिबेट में बैठता रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार कोरोना, किसान आंदोलन, बेरोजगार नौजवानों की हताशा, निराशा, इसके पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहा है। और ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक समूहों का बहुत तिरस्कार हुआ है, महिलाओं के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ है। इसलिए ये जो जुल्म और अत्याचार हुआ है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोग अब चाहते हैं कि वहां पर एक नई सरकार बने, ऐसा विकल्प बने जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिल सके। तो चुनावों के पहले ब्राह्मण सम्मेलन से न्याय मिल जाएगा सर, जो सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं? देखिए, सतीश मिश्रा जी जो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, वो उत्तर प्रदेश के लोग भी और ब्राह्मण समाज भी कसौटी पे कसेगा। वो जानता है कि जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो दर्जनों मंत्री बने थे और कई दर्जन 30-40 लोग हमारे जो चेयरमैन बने थे बोर्ड के। पर वो देखेगा कि क्या अन्य लोग जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी दी है। केवल सम्मेलन करने से, केवल कह देने से कि हम उनका न्याय देंगे। जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है और हम सर्व समाज के साथ साथ जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, जिसकी जितनी संख्या है और ताकत है और जिसके पास जितनी क्षमता है, उसके अनुसार उनको सम्मान, आदर देते हुए कानून व्यवस्था भी कायम करेंगे। और जहां तक जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, हमने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश का विकास 9% था जीडीपी में जब उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। मुलायम सिंह जी थे तो 4% था। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में -23% हो गया है। तो रोजगार कहां से देंगे? रोजगार तो हम देंगे जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था 9% जीडीपी का उत्तर प्रदेश में, जो किसी ने नहीं हासिल कर पाया। इसी प्रकार हमने ये भी दिखाया कि हमने दर्जनों डिग्री कॉलेज बनवाए। एकमात्र संस्था बनी जिसने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगवाया उत्तर प्रदेश के अंदर, जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। और इन सरकारों में कुछ नहीं है। ये केवल लफबाजी से काम नहीं चलेगा। लोग ठोस कसौटियों पर कसेंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने 5 वर्षों के शासन में और 3 वर्ष उससे 3 बार मुख्यमंत्री उससे पहले रही, 4 तो 5वीं बार भी उत्तर प्रदेश की जनता अब कानून व्यवस्था, विकास और न्याय के नाम पर सुश्री बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ठीक है, चलिए एक बार जरा आलोक जी बोल ले, फिर एक ही साथ सबका जवाब दीजिएगा। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी है क्या सर? कोई ब्राह्मण सम्मेलन एक साथ दीजिएगा सर, एक साथ दीजिएगा। आलोक शर्मा जी, कोई ब्राह्मण सम्मेलन, कुछ? प्रियंका जी पहुंची तो थी लखनऊ, कुछ स्ट्रैटेजी बढ़ रही है? आपके नेता वेता पहुंच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप लोग, या हथियार डाल दिए? देखिए, मुझे लगता है कि
कांग्रेस पार्टी ने तमाम वो मुद्दे उठाए हैं जो यूपी की जनता से जुड़े हुए हैं। हमारा तो बहुत पहले से नारा रहा है, जात पर ना पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। आज जिस तरह की बात आज सामने आ रही है, थोड़े दिन बाद अभी बंगाल के हिंदू बच गए हैं, अब उत्तर प्रदेश के हिंदू भी खतरे में आ जाएंगे। आप देखिए, पिछली बार का चुनाव याद कीजिए, 2017 में बीजेपी ने 6 फोटो लगा था और तमाम जाति और धर्मों से वो लोग रहे, जातियों से, कि भाई इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद किसको बनाया वो देश ने देखा। आप देखिए, राष्ट्रपति जब बनते हैं तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हमने दलित को बना दिया। अभी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि हमने 23 जो है ओबीसी मंत्री बना दिए हैं। तो मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का विस्तार भी जाति के आधार पर है, चुनाव के आधार पर है। जितिन प्रसाद जिस दिन कांग्रेस छोड़कर गए, उस दिन बीजेपी के तमाम लोगों ने मीडिया चैनल्स पर आकर कहा कि ब्राह्मण हमने चेहरा लिया है और अब हम ब्राह्मणों का वोट लेंगे। मुझे लगता है कि आज ये तमाम जो विषय हैं, ये बेरोजगारी से, कोरोना का जिस तरह से मिसहैंडलिंग हुई है, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम रेस में आएंगे आगे बढ़ने की। भाई यूपी तो नंबर 1 पहले ही बन गया है और बनारस क्योटो तो बन ही गया, फिर आप कौन सी रेस में हैं? मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह से बसपा चली है, बसपा का नारा याद होगा आपको, तिलक तराजू और तलवार और उनको मारो, वो याद होगा आप लोगों को। उसके बाद आज क्या कह रहे हैं कि मनुवादियों सब हाथी पे सवार हो जाओ। ये वही लोग थे जो मनुवादी को गाली देते थे, जय भीम और जय मीम, आज जय परशुराम कर रहे हैं। ये बहरूपीय लोग हैं और इनमें सबसे आगे बीजेपी है। बीजेपी हमेशा जो मकान बनाती है राजनीतिक, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। आप कहां, कौन सी दुनिया में है? सोशल इंजीनियरिंग करके पिछली बार आपको पता है मायावती ने किस तरह से विशाल जनादेश एक बार वो हासिल कर चुकी है सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, जब अगड़ी जातियों को भी वो अपनी तरफ कर पाई। अब ये वाले जो नारे आप सुना रहे हैं वो तो इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। हर पार्टी अपने आप को समय के हिसाब से री इन्वेंट, रिक्रिएट करती है। आप कहाँ हैं वो बताइए ना सर, बाकियों पर ऐसे छोड़िए। मुझे लगता है अंजना जी, जातिवाद को कोई भी चेहरा पहना दीजिए, कोई भी आवरण पहना दीजिए, जातिवाद ही है वो। हम पूछना चाहते हैं कि खुशी दुबे के मामले में किस किसने कितने प्रदर्शन किए, किसने आवाज उठाई? क्या मायावती जी ने एक बार भी आवाज उठाई किसी ब्राह्मण के लिए? क्या किसी ने भी इनमें से उठाया? बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि प्रबुद्ध वर्ग है, और आपने जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ ट्रीटमेंट किया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश ने देखा है। क्या ये सच नहीं है? आज हम पूछना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को बेचने के बाद, प्रॉपर्टी डीलर बनने के बाद जिस तरह से अयोध्या में जमीनों के घोटाले हुए, आज अब जातिवाद का कार्ड खेलने आ गए। क्यों नहीं बात करते आपके कोरोना के अंदर जिस तरह से इलाहाबाद के अंदर मुर्दा घाट बन गए पूरे गंगा के किनारे, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते आप कहते हैं ऑक्सीजन की कमी के बगैर कोई मरा ही नहीं। आप किसानों के मुद्दे से, तमाम मुद्दों से आप हटाना चाहते हैं और जातिवाद का कार्ड खेलना चाहते हैं। ये जातिवाद का कार्ड ही उत्तर प्रदेश को आज इस दुर्दशा में लेकर चला गया है। एक बार राकेश जी जवाब दे, राकेश जी इसका जवाब देने से पहले एक बार शमशान कब्रिस्तान था, इस बार जातिवाद सामने आ गया है। देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की अभी तो आपके वाले भैया जी कर रहे हैं। अरे जो यूपी के लड़कों का साथ पसंद था वो अखिलेश यादव और मायावती जी कर रही हैं। अभी ब्राह्मण सम्मेलन इन्होंने कहाँ किया है? बिना समझे सर दूर पड़े आप। जो मोदी जी के बारे में कहा कि शमशान और कब्रिस्तान की बात उन्होंने की थी, ठीक है, हमने चुनाव साथ लगा, लेकिन बीजेपी ने तो दोनों के साथ मिलकर सरकारें चलाई। आ रही हूँ विशाल मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बार संघ प्रमुख ने बिहार चुनावों के पहले आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया था, जिसको अलग अलग, हालांकि संघ ने कहा कि उनका ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था, आरक्षण है और रहेगा, लेकिन उसी को लेकर विपक्षी पार्टी टूट पड़े और उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त बीजेपी को। मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर ब्राह्मण कार्ड कैसे यूपी आते आते चलने लगता है कि हर कोई उसको खेल रहा है और सोच रहा है इससे नैया पार लगे। देखिए अंजना जी, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और विपक्ष की हमेशा ये चाल होती है कि वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जैसा कि आज की डेट में वो उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग क्या ये बता सकते हैं कि ब्राह्मण का परिभाषा क्या है या ब्राह्मण है कौन? अरे महाभारत के वन पर्व में अध्याय 216 में लिखा हुआ है, श्लोक 14-15 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, द ब्राह्मणम मन्यवृत्तेन ही भवेत् विचार। अपने बात तो करिए। ब्राह्मण जातिवाद में विश्वास नहीं करता है, ब्राह्मण राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, ब्राह्मण अखंड भारत में विश्वास करता है, ब्राह्मण सनातन संस्कृति में विश्वास करता है। बाकी लोग नहीं करते। नहीं अंजना जी, मैं ये बाकी लोग नहीं करते। आप देखिए, अरे अंजना जी आप ये देखिए तो कि ये किस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज जहां पर विकास, आप अपना नैरेटिव समझाइए ना सर, अपना नैरेटिव समझाइए। मैं अपना नैरेटिव ही समझा रहा हूं आपको। आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने सरकार को घेरने के लिए कितने मुद्दे चैनल पर बताए।
लेकिन मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। मतलब जो है किसी जहां पर सवाल पूछने की बारी होती है, जहां पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, जहां पर पर मिनट 2.5 लाख का खर्चा होता है, गेट के ऊपर बात नहीं करें क्या? सवाल नहीं होते। और यहाँ सत्र को चलाने का काम किसका है? सत्र को चलाने का काम सरकार का है। तो आपने सत्र में सवाल जब सरकार ने आपसे कह दिया कि आप पूरे देश की मुखबरी करवाएंगे, हमको जवाब देने की बात करिए, मुखबरी करवाएंगे आप। सरकार जो है संसद में गुजरात मॉडल को पूरे देश के ऊपर अप्लाई करेगी, जजों को भी नहीं छोड़ेगी, और उसके ऊपर कांग्रेस जो है उसको संसद को चलने देगी। सवाल नहीं पूछते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में आप जाति की बात करते हैं, ब्राह्मण की राजनीति करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। समाजवादी पार्टी कौन कर रहा है? जो कर रहा है उनसे सवाल पूछिए ना, आपको पता ही नहीं आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। ब्राह्मणों को निकाला था, कहा गया था इनका राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का प्रेम, जब इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। कहा था तब कांग्रेस का प्रेम, जब कहते थे न्यायालय में हलफनामा देकर कि राम काल्पनिक है, झूठे हैं। कहाँ थे बहुजन समाजवादी पार्टी? कहाँ चर्चा शुरू हुई सर? आप काल्पनिक और राम पर पहुंचे जब इन्होंने परिक्रमा को बंद करवाया। बीजेपी के भक्त ऐसे ही है, भटक गए। इनको रास्ता दिखाओ। बीजेपी के भक्त सारे भटके हुए हैं। इनको रास्ता दिखाओ। अरे सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का है, जहाँ पर नाम बताने पर पूछा जाता है आगे पूरा नाम बताइए, कौन जात हो, उसी की पॉलिटिक्स चल रही है मिस्टर मिश्रा। अंजना जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके पास जो जाति की राजनीति करते रहे हो, जो पुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हो, उनके लिए विकास कहीं प्राथमिकता की सूची में है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ही तो MY का नारा दिया था। समाजवादी पार्टी ने ही तो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की थी। इतना जो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग अगर चाहते कि कोरोना पर चर्चा हो, आपको तो चिंता हो गई अपने नेताओं की मुखबिरी की, और अब पूरा संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह निकल गया इसी में पेगासस करते हुए, जबकि उस पर तथ्यात्मक रूप से खुद वो एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। जहां पर सवाल पूछना है वहां पर आपको पूरे देश की मुखबिरी की चिंता है अपने नेताओं की, जिसकी वजह से वक्त बर्बाद हुआ है देश का। मिश्रा जी, मैं उत्तर देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो पेगासस को कोई भी व्यक्ति छोटा मुद्दा मानता है तो मुझे उसकी सोच के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है। आप भी अपने फोन की फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए। मिश्रा जी सुनिए ना, मिश्रा जी सुनिए तो सही, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। अरे जांच के लिए आलोक जी फोरेंसिक के लिए मोबाइल देना पड़ेगा ना। सुनिए ना, किस बात का? FIR कर। एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए डॉक्टर मिश्रा। एक मिनट आलोक जी, आप सबकी विवेक पर, एक सेकंड, सबकी विवेक पर शक कीजिए और चिंता कीजिए, लेकिन मुझे तो चिंता आपकी है, क्योंकि आपको फिर ये बताना चाहिए ना। एक सेकंड, अगर आपका मोबाइल टैप हो रहा है या उस हैक हो रहा है, सर फोरेंसिक्स के लिए दीजिए ना, FIR दर्ज कराइए जाके थाने में जाकर। खाली सिर्फ माहौल बनाने से क्या होगा? जाइए आप थाने में जाकर मोबाइल दीजिए फोरेंसिक्स जांच के लिए। आपको FIR दर्ज करानी होगी ना, बिना FIR के कैसे जांच होगी? अरे सुनिए ना अंजना जी, इतना बड़ा विषय हो गया, तमाम देश जो है उसकी जांच करा रहे हैं, हमारी सरकार जांच से क्यों भाग रही है? पेगासस कांग्रेस ने खरीदा है क्या? पेगासस तो सरकार ने खरीदा है ना। आपने प्रूव कर दिया पेगासस खरीदा है। आज रखिए, आज तक के हल्ला बोल में रखिए प्रूफ भी। एक मिनट अंजना जी, माहौल बनाइएगा, कुछ नहीं। नहीं, प्रूफ भी विपक्ष करेगा। और तड़ीपार की पुलिस को जाकर हम अपना, एक मिनट अंजना जी, तड़ीपार की पुलिस को हम जाकर, तड़ीपार की पुलिस को हम जाकर अपना मोबाइल दे दें, और वो पुलिस 4 दिन बाद कहे कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। फिर आप रोज हल्ला बोल करें 2 दिन का प्रोग्राम कि कांग्रेस नौटंकी कर रही थी। अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना आलोक जी, अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वरना सरकार के लिए हम जांच कराएंगे नहीं। एक सेकंड आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसी है क्या? विवेक के साथ एक बार सोचिए तो, एक सेकंड शांत होकर। तीन ही तरीके हैं, या तो सरकार जांच के आदेश दे, जो सरकार कह रही है वो नहीं करेगी तो आप माहौल बनाते रहेंगे। दूसरा रास्ता है कि कोई जाकर इंडिविजुअल कंप्लेंट करे पुलिस में, FIR दर्ज हो और वहां से जांच की शुरुआत हो। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे। यही 3 है ना, लोकतंत्र में जिस तरह के नियम बने हुए उसी से देश चलेगा ना, थोड़ा टीवी पर चिल्लाने से बन जाएगा। अंजना जी, 3 ही तरीके हैं। मुझे केवल ये बताइए, एक मिनट अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी क्योंकि PIR दाखिल हो चुका है मिस्टर मुझे लगता है। नहीं, एक मिनट अंजना जी, अंजना जी किया है कि जांच करेगी क्या? जांच होनी चाहिए। अगर मीडिया जगत के लोग ये सोचते हैं कि इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, आप ज्वाइंट पैनलिस्ट मीडिया जगत के लोग नहीं सोचते हैं,
दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, 100 बार होनी चाहिए, रोज कहा जा रहा है। रोज बीजेपी से हम लोग पूछते हैं कि आखिर जांच से क्यों भाग रही है सरकार? क्या आपने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है? ये रोज पूछा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए ना। घेरिए सरकार को। मुख्यमंत्री आपने तय किया योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य को डेप्यूटी, दूसरा डेप्यूटी आपने बनाया। कुल मिलाकर परिस्थिति तो यही रही ना कि उस दिन से आज तक आप जातीय समीकरण ही साधने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप छोटे दलों के साथ करते हैं। दिनेश शर्मा दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है, आपने हमेशा जातीय समीकरण ही साधने की कोशिश की है। देखिए अंजना जी, जाति एक सच्चाई है और हम आंखें मूंद करके ये नहीं कह सकते हैं कि अंधेरा हो गया है। जाति सच्चाई है, जाति से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन जातीय उन्माद फैला देना, जातीय विद्वेष उत्पन्न करना, किसी जाति को केवल लुभाना, ये राजनीति में उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम करता है। कुछ दलों ने जातियों को वोट बैंक बनाकर रखा था और वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक करने का काम करते थे, लेकिन आज हमने उत्तर प्रदेश में जनधन खाते खुलवाए हैं और डीबीटी स्कीम के तहत सीधे हम खाते में राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। मेरा सवाल है, आज बहुजन समाज पार्टी बतावे, सुदीन भदौरिया जी बतावे कि इनकी पार्टी में एक भी ब्राह्मण नेता ऐसा है जो करोड़पति ना हो, यानी कोई भी ब्राह्मण नेता होने की योग्यता बहुजन समाज पार्टी में करोड़पति होना है। करोड़ रुपया नहीं होंगे तो ब्राह्मण नेता नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी बतावे कि पंचायत के चुनाव भी हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के जीत करके आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पांचों एक ही जाति के क्यों है, पांचों एक ही जिला जाति के क्यों है? देखिए, हम सभी जातियों को साथ दोनों से जवाब ले लेते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम कह रहे हैं सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं ना। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं जवाब दूं। देखिए, ये जो आरएसएस है, इसकी संस्था और ये जो जनसंघ पार्टी रही और अब जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी पृष्ठभूमि सभी लोग जानते हैं। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रेरक सबसे बड़े जो महापुरुष रहे हैं उसमें सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जब शिक्षा का अभियान चलाया तो ब्राह्मण बच्चियां भी थी और उसके अंदर दलित और पिछड़े वर्ग की बच्चियां थी और उन्होंने इस अभियान को चलाकर हम लोगों ने जब सत्ता मिली तो हमने सभी समाज के समूहों को न्याय दिया। जहां तक इनका प्रश्न है, केवल अनर्गल किस्म के प्रलाप और आरोप लगाना, अरे भाई आप ये गिनाइए कि आपने नाम बताइए, नाम बताइए, एक भी ऐसा, एक भी ब्राह्मण नेता ऐसा बताइए जो करोड़पति ना हो, एक भी ब्राह्मण नेता जो करोड़पति ना हो, एक भी नेता बताइए। पैसा देकर के करोड़ों रुपए लेने वाले ब्राह्मण ही ब्राह्मण नेता होंगे आप क्या? करोड़ों रुपए लेकर के ब्राह्मण नेता आप अपने यहां बनाते हैं, जिसके पास करोड़ नहीं है वो ब्राह्मण नेता नहीं है। आप दूर करेंगे और महंगाई आसमान पार ये वोट बैंक बना करके बैंक बैलेंस बढ़ाने का जो काम आपने किया है ना, उत्तर प्रदेश की जनता आपको खारिज कर रही है। इसीलिए अब ये जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके आप बात करिए ना। आपने पूछा ना कोरोना पर, हम बात करेंगे ना कोरोना पर। आइए कोरोना पर बात करते हैं कि कोरोना पर उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का मॉडल, जिसको नीति आयोग सराहना कर रहा है, जिसकी सराहना WHO कर रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट इसकी सराहना कर रहा है। आखिरकार आज क्यों नहीं मुद्दा पर बात करना चाहते? आप किसानों पर बात करना चाहते हैं ना? आइए बात करिए। किसानों का कितना गेहूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने खरीदा और कितना त्रिपाठी जी, एक बार जवाब तो सुनिए भदौरिया जी का। आप बात करिए ना कि त्रिपाठी जी रुकिए, त्रिपाठी जी की चीनी मिलें बिक रही थी, रुकिए, उनको अपनी बात चीनी मिलें बेच रहे थे। आप बात करिए किसानों पर, आप बात करिए आज नौजवानों पर, रोजगार पर, निवेश पर, आप करिए बात। सुधींद्र भदौरिया बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर। आपके यहाँ बलात्कार हुए हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एक भी ऐसा नेता नहीं बता पा रहे हैं जो करोड़पति ना हो, ब्राह्मण हो। आप एक भी ऐसे ब्राह्मण नेता का नाम बताइए जो करोड़पति नहीं हो। आपके यहाँ ब्राह्मण नेता होने की योग्यता है केवल कि करोड़पति हो या बाहुबली अपराधी हो। आप बाहुबली अपराधी को ब्राह्मण नेता साबित करना चाहते हैं क्या? आप बाहुबलियों को, अपराधियों को ब्राह्मण नेता साबित करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। आप प्रबुद्ध वर्गों को हम विकास की बात करते हैं। नहीं अंजना जी, मेरा बहुत गंभीर आरोप है, हम विकास की बात करते हैं। त्रिपाठी जी, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, रुक जाइए। हम विकास मैं अपनी बात कह लूं। अनुराग, देखिए अंजना जी, सभी जानते हैं इस देश के अंदर में कि नफरत की और जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग तुलसीदास को भी मानते हैं, कबीरदास को भी मानते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी साहब हमारे, हम उनके आदर्श को मानते हैं, चांदनी को मानते हैं, रायदास को उत्तर प्रदेश के हर जिले में सांप्रदायिक तनाव होते थे, क्यों उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते थे? कोई महीना ऐसा बता दीजिए अखिलेश यादव के शासनकाल में जब सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। बात नहीं है, हम लोग स्काइप पे जुड़ रहे हैं, आवाज नहीं जाएगी अंजना जी। अब आप रोकिए, तो अच्छा लगा। हम लोग
जवाब तो हम लोग समाजवादी मैं जवाब दूंगी इसके बाद। अच्छा आलोक जी आ रही हूँ, अनुराग भदौरिया जी बोले, एक सेकंड आप सबके नीचे देखिए इस बहस में प्लीज एक साथ मत बोलिए दो लोग, ये बिल्कुल बहुत भी बुरा लगता है। चलिए मिस्टर भदौरिया बताइए। आपको बोला कि नहीं ज्ञान तो आप अच्छा देते हैं, करते हैं ब्राह्मण सम्मेलन। नहीं मैंने आपसे क्या बोला, समाजवादी लोग सामाजिक न्याय को, समाज के विकास की बात करते हैं। ये मैं आपके चैनलों पे, दूसरे चैनलों पे समाजवादी बोलते रहते हैं, काम लगातार गिनाते रहते हैं। लेकिन हमने ये भी बोला कि समाजवादी लोग यहाँ तुलसीदास, कबीरदास, बिस्मिल्लाह खां, चांदपुत्री, रायदास, मीराबाई और शंकराचार्य चंडाल जी को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि ये लोग भी क्रांतिकारियों, सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। ये भी समाजवाद को प्रतीक थे, ये भी समाजवाद को लेकर चलते थे। तो हम इनके आदर्शों पे चलते हैं और इनके आदर्श को मानते हैं। समाजवादी ने हमेशा विकास की राजनीति की है समाज के अंदर में, जाति धर्म की राजनीति समाजवादी ने तो कभी की नहीं। हमने बनाया तो क्या इसमें जाति धर्म के लोग चलते हैं? कौन जाति धर्म का आदमी चलता है? अच्छा ये जो ब्राह्मण सम्मेलन होता है भदौरिया जी, मेट्रो बनाया तो सभी जाति धर्म के लोग। मिस्टर भदौरिया, सभी जाति धर्म, ये जो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे इसमें सिर्फ ब्राह्मण आएंगे या बाकियों को भी इजाजत रहेगी? अरे मेरी बात नहीं समझे तो सभी लोग जाएंगे ना, तो अनुराग भदौरिया भी जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा। भाई हम समाजवादी लोग समाज के हर वर्ग के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक सम्मान की बात करते हैं। आपसे पूछता था ब्राह्मण सम्मेलन, नहीं मैं आपसे पूछा अंजना जी, खुशी दुबे किस जुल्म में अंदर बंद है जरा बताइए। एक बच्ची जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई, यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति रीति रिवाज के खिलाफ माँ बाप लड़का देखते हैं, शादी कर देते हैं। अनुराग जी वापस निकालना वो बच्ची वहाँ पे चल रही है। ठीक है, खुशी दुबे पर भी बहस कर लेंगे। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। खुशी दुबे पर भी बहस भदौरिया जी को दिखाइए जरा। मॉडल चलेगा नहीं, मॉडल चलेगा नहीं। भदौरिया जी सुनिए, आप कह रहे हैं प्रभु कि हर कोई जा सकता है, अब भदौरिया सम्मेलन ही हो जाता, ब्राह्मण सम्मेलन ही क्यों? अरे नाम क्यों रखा? प्रबुद्ध सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन में तो नाम काहे को रख दिया ब्राह्मण सम्मेलन? दुखी दरअसल में अंजना जी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर कहीं और चले गए, सत्य होने वाला है। फिर ये रामनाम का नाम। अरे सर मैं पूछ रही हूँ, इस देश का नागरिक आपसे पूछ रहा है, यूपी का आदमी पूछेगा कि नाम क्यों रखा ब्राह्मण सम्मेलन? भदौरिया जी भी जा सकते हैं, सभी जा ही सकते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन है, प्रबुद्ध। आप बदले में चले गए। प्रबुद्ध सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन में कोई भी जाएगा। गोल पोस्ट बदल दिए भदौरिया जी की मूर्ति लगाते हैं। अनुराग जी ने बड़े ही अनुराग से और कुशलता से गोल पोस्ट बदल दिया है। अब मैंने गोल पोस्ट नहीं बदला, बदल दिया सर। मूर्ति लगाई तो क्या किसी को रोका गया है? क्या वहाँ पे हमने बजरंगबली की मूर्ति लगाई तो किसी को रोका गया है? अगर हम परशुराम जी की खाली समझा दीजिए ब्राह्मण सम्मेलन नाम क्यों रखा, यही समझा दीजिए आप। मेरी बात नहीं समझे। जैसे अगर मैं अपना कोई समाज के लोगों को बुला रहा हूँ, ठीक है, अनुराग भदौरिया बुला रहे हैं, तो अनुराग भदौरिया अपने समाज के लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि मेरी पकड़ उसी में है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण पार्टी है भाई, समाजवादी पार्टी बुला रही है ना। कार्यकर्ता हर जाति धर्म का वहाँ पे है, हर जाति धर्म का कार्यकर्ता है। पार्टी के बिहार पर ही बुलाएगा ना कार्यकर्ता अपने निजी। मेरी बात ही नहीं समझे अंजना जी। अरे मैं जिनको जानू, मेरी बात तो सुन लीजिए। कार्यकर्ता अपने हिसाब से अपने लोगों को बुलाता है और वहां पे सभी लोग आते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, बीजेपी चूंकि डरी सहमी है, चूंकि उत्तर प्रदेश में उसको पता है कि 2022 में राम नाम सत्य होने वाला है, सभी जानते हैं। राम का नाम ले रहे थे, प्रभु राम तो इनसे नाराज हैं, क्योंकि प्रभु राम के बच्चों को आपने देखा ये नदी में तैरते नजर आए, उनके बच्चों को लाशें नोचते नजर आई, बच्चियों की यहाँ पे चीरहरण हुआ, तो प्रभु राम ने तो इनका राम नाम सत्य होने का तो काम कर ही दिया 2022 में। तो ये परेशान है, इनके साथ सभी वर्ग इनका साथ छोड़ गया। तो मैं तो सबका नाम बोला, तुलसीदास से लेके बिस्मिल्लाह खां साहब से लेके हमने तो बोला सभी लोगों ने। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके कुछ ब्राह्मण कार्यकर्ता कुछ और ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारी पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अपने ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जैसे मेरी पकड़ ठाकुरों में, तो मैं ठाकुर के लोगों को मान लो बुला रहा हूँ। वो ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं परशुराम जी की मूर्ति लगाऊंगा, तो क्या कहेंगे? नहीं लगाना है, लगाना है। ठीक है, अपने सम्मेलन का नाम ब्राह्मण सम्मेलन रख लो, ब्राह्मणों को बुला लो, ब्राह्मणों को बुला लो और सब प्रबुद्ध बन जाओ। ये खुला खेल है जातिवाद का। मिस्टर भदौरिया, आप इससे नहीं भाग सकते हैं। आप बीजेपी को घेरिए कोविड पर। भी होता है, यादव सम्मेलन भी होता है, दलित सम्मेलन भी होता है, ठाकुर सम्मेलन भी होता है, पंडित सम्मेलन भी होता है। सभी अपने सभी हिसाब से अपने लोगों को बुलाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास सब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये विकास पर बात नहीं खुला खेल पॉलिटिक्स में 4 साल तक उत्तर प्रदेश में कोई काम किया नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के साथ अरे तो करते ना विकास सम्मेलन, यही तो पूछ रहे हैं भदौरिया जी। बेरोजगारी दर भटक रही, जाति जमात की छवि जो आपने बनाई है ना, अब मत छवि खराब करो। अब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। अब सरकार से बदला लेगी। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में चलता है यही, और इसीलिए इसकी होड़ मची हुई है। जनता के साथ धोखा किया है। अंजना जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोजगार सबको मिल गए हैं।
और 5 महीने बाद 2022 आ जाएगा, किसानों की आमदनी तो ऑटोमेटिकली डबल हो ही जाएगी। अंतिम क्रिया के लिए हिंदुओं को स्थान नहीं मिला, लकड़ी नहीं मिली, अग्नि नहीं मिली। यहाँ हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने मंत्रियों के और अपने नेताओं के और अपने ऊपर लगे हुए दंगों के केसों को खुद हटवा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब पहले तो दंगे होते थे। ये बीजेपी के लोग चीनी मिलों की बात कर रहे हैं 5 साल से, 5 साल से आपराधिक बात हो रही है, अपने ऊपर से खुद ले रहे हैं। दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश की जो छवि बिगाड़ रखी थी, ये तुष्टीकरण की राजनीति में उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ रखी थी, आज उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है। आबादी में 72 लाख लोगों को केवल वैक्सीनेशन हुआ है। ये है आपका यूपी मॉडल। 24 करोड़ में से 72 लाख। ठीक है, त्रिपाठी जी 2 लाइन में जवाब। आपके पास जल्दी से त्रिपाठी जी 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में वैक्सीनेशन हो चुका है। आपके पास आंकड़े गलत है। आलोक जी पढ़ के आया करिए, आप अपडेट नहीं है। 4.25 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। देखिए जरा एक बार। और हाथरस में क्या हुआ था कि 100 करोड़ रुपए जातीय दंगे भड़काने के लिए आए थे। 160 करोड़ हाथ के पंजे में 5 उंगलियां है ना, यही इतने विधायक बचे, इतने विधायक बचे और 21 सांसद बचे हैं उत्तर प्रदेश में। होगा, लेकिन तस्वीरें और ये बातचीत, इसके जरिए आप समझ गए होंगे ये आहटे हैं उस चुनावी राजनीति की जिसका आगाज उत्तर प्रदेश में हो चुका है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धन के नाम पर।